हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ऑप्टिमलिटी टेस्ट और कैसे सॉल्यूशन को इम्प्रूव किया जाता है, मतलब एक सॉल्यूशन से बेस्ट सॉल्यूशन पे कैसे पहुंचा जाता है। ठीक है, ऑप्टिमलिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि ऑप्टिमल मतलब आपको करना क्या है इस चैप्टर में कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना वो हो सके उतनी मिनिमम करनी, हो सके उतनी, मतलब आपसे जितनी पॉसिबल है उस हिसाब से अलोकेशन करो। और अलोकेशन करने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है वो आपको सबसे कम करना होता है, मिनिमम, वो अपना टारगेट है। तो हमारे पास अलग अलग 3 मेथड हमने सीखी। फर्स्ट मेथड सीखी लिस्ट कॉस्ट मेथड, मतलब मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी बोलते हैं उसको। दूसरी मेथड हमने वॉगेल सीखी थी। फिर उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने मिनिमम और मैक्सिमम वाली मेथड सीखी थी। तो वहां पर क्या हो रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो था वो कम करने की एक कोशिश की गई थी ये 3 मेथड में। लेकिन क्या पता कि वो मेथड से जो सॉल्यूशन आया वो फाइनल सॉल्यूशन है, इट इज करेक्ट और नॉट, मतलब वो लास्ट सॉल्यूशन है या नहीं है। मतलब ऑप्टिमल का मतलब क्या हो जाता है कि आपसे पॉसिबल उतना मतलब काम करो। जैसे चलो एक काम करो, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि जैसे एग्जाम होती है, ठीक है, एग्जाम आती है तो आपका मतलब पता है एग्जाम से एक वीक पहले आपका जो पढ़ने का जो कैपेसिटी होती है ना, आपकी जो पढ़ने की जो क्षमता, वो एक ऑप्टिमल लेवल पे पहुंच जाती है। वरना अभी तो पढ़ोगे तो एकदम धीरे धीरे पढ़ते हो, मतलब पता है कि एग्जाम अभी टाइम है, जैसे मतलब पता चल जाता है कि हाँ ये डेट आ गई एग्जाम की, तो मतलब फिर तो फुल तैयारी होती है। तो ऑप्टिमलिटी का मतलब क्या हो जाता है, बेस्ट, एक आपको बेस्ट सॉल्यूशन पे पहुंचाना है। अब अभी तक हमने वॉगेल मेथड की, लिस्ट कॉस्ट मेथड की, फिर हमने मैट्रिक्स मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वाली मेथड की लास्ट लेक्चर में। तो मतलब वो क्या सॉल्यूशन सही नहीं था क्या? वो भी सॉल्यूशन सही था, बट लेकिन वो मेथड के हिसाब से सही था। लेकिन वो एक बेस्ट सॉल्यूशन है या नहीं है उसको प्रूव करना पड़ेगा, उसको साबित करके बताना पड़ेगा कि इट इज बेस्ट और नॉट, मतलब इट इज ऑप्टिमल और नॉट। तो अगर एग्जाम में पूछा कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग अ वॉगेल, मतलब आपको बोला गया है कि आपको एक ऑप्टिमलिटी टेस्ट करनी है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर लिखा है कि ऑब्टेन्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन करना है, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन करना है। लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए पता है क्या जरूरत है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले एक इनिशियल सॉल्यूशन जरूरत है, ठीक है, मतलब एक स्टार्टिंग का सॉल्यूशन जरूरी है, मतलब एक फर्स्ट सॉल्यूशन जरूरी है, इनिशियल सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हम इनिशियल भी बोल सकते हैं। इनिशियल मतलब एक फर्स्ट सॉल्यूशन रिक्वायर है, मतलब आप ऑप्टिमल करोगे तो पहले एक सॉल्यूशन निकालोगे, और वो सॉल्यूशन चाहे वो वॉगेल का हो सकता है या लिस्ट कॉस्ट मेथड का हो सकता है, मैट्रिक्स मिनिमा मतलब मैट्रिक्स मिनिमा मेथड के हो सकता है, या मिनिमम मैक्सिमम मेथड से हो सकता है, अभी तक जो मेथड की उससे हो सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन में बोल दिया है कि वॉगेल यूजिंग करना है आपको, पहले मतलब वॉगेल यूज करो फिर जाके ऑप्टिमल करना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो पहले वॉगेल को यूज करेंगे, मतलब वॉगेल की मेथड को पहले निकालेंगे कि भाई वॉगेल की मेथड के हिसाब से जो अपना आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, और फिर चेक करेंगे इट इज फाइनल आंसर और नॉट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो वॉगेल में करते हैं पेनल्टी। ओके, वॉगेल में करते क्या है, पेनल्टी। और पेनल्टी मतलब कि आपको डिफरेंस निकालना है, एक मिनिमम वैल्यू और उसके बाद सेकेंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम। नाउ आपके पास ये जो फर्स्ट लाइन है वहां पर मिनिमम वैल्यू 5 है और सेकेंड मिनिमम वैल्यू आपके 5 के बाद क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। तो डेट मीन्स के योर पेनल्टी इज 2, डेट मीन्स योर पेनल्टी इज 2। ओके, नाउ यहां पर जो आपके पास आंसर है वो क्या है, सबसे मिनिमम 3 है, और 3 के बाद आपको पता है कि 4 ही आ रहा है, कोई भी 4 ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको डिफरेंस निकालना है, वो 1 आ गया, पेनल्टी मतलब 1।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे कम कौन है, तो यहाँ पर सबसे कम 2 है, और 2 से बाद आप देखते हो तो 5 आता है, तो पेनल्टी का आंसर 3 हो जाएगा। पेनल्टी बहुत केयरफुली निकालना, वैसे अभी तो मतलब इतने ज़्यादा नंबर्स नहीं है तो पेनल्टी आराम से निकल सकती। यहाँ पर पेनल्टी निकालोगे तो 4 है और फिर 5 है, मतलब पेनल्टी हो जाएगी 1। यहाँ पर 2 एंड 3 तो मतलब 1 हो गया, और यहाँ पर 4 और 5 मतलब कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1। ओके, मतलब आपकी पेनल्टी निकल गई। पेनल्टी के बाद हमारा टारगेट ये था कि सबसे ज़्यादा पेनल्टी कहाँ पर थी वो देखना था, तो सबसे ज़्यादा पेनल्टी 3 पर है। तो 3 के सामने मिनिमम अमाउंट कौन सी है, 2 है। 3 के सामने मिनिमम अमाउंट कौन सी है, 2 है। तो 2 पर आप अलोकेशन देखो कि आप 8 दे सकते हो या 2 दे सकते हो, तो जो कम है वो दे सकते हैं, मतलब 2 ही दे सकते हैं। यहाँ पर अभी 8 में से 2 दे दिया, मतलब यहाँ पर 6 बच गया। 2 तो दे दिया, मतलब 8 में से तो 6 बच गया। मतलब यहाँ पर ये वाली जो लाइन है बी वाली, उसका काम फिनिश हो गया। उसको जितना चाहिए था रिक्वायरमेंट उसकी थी 2 की रिक्वायरमेंट फिनिश हो गई, काम खत्म करो उसको। ठीक है, आगे फिर से पेनल्टी निकालनी है, और फिर से पेनल्टी निकालने में काम वही करना है। यहाँ पर डिफरेंस होगा 1, यहाँ पर डिफरेंस होगा 1, और यहाँ पर डिफरेंस निकालो। यहाँ पर कुछ मतलब डिफरेंस निकालो, क्या आने वाला। देखो यहाँ पर 5 बच गया, अब यहाँ पर 8 बच गया, मतलब डिफरेंस हो गया 3। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 डिफरेंस बच गया 0। यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5 डिफरेंस बच गया 4। हो गया, ये आपकी पेनल्टी आई। फिर से पेनल्टी कहाँ पर ज़्यादा आ गई, तो यहाँ पर ही ज़्यादा आ गई। मतलब यहाँ पर इस वाली लाइन में देखोगे तो 9 और 5, तो मिनिमम कौन है, 9 है, तो 5 है। मिनिमम कौन है, 9 और 5 में से, तो 5 है। तो 5 पर आप अलोकेशन दोगे तो क्या दोगे, 6 दोगे, मतलब 10 दोगे या 6। तो मिनिमम कौन है, 6 और 10 में से, तो 6। आप 6 को अलोकेट करोगे तो 10 में से 6 चला गया, 4 का अलोकेशन अभी भी पेंडिंग रहेगा कि रुको इसको कहीं और जगह पर शिफ्ट करेंगे। ये फिनिश हो गया, 3 वाली फैक्ट्री का काम यहाँ पर तमाम हो गया, फिनिश। इसका काम खत्म करो। फिर से पेनल्टी निकालो, क्वेश्चन में पेनल्टी 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 निकालते रहना पड़ेगा आपको। यहाँ पर 8 और 4 की पेनल्टी करोगे तो 4 आएगा। यहाँ पर 5 4 की पेनल्टी 1 हो जाएगी। यहाँ पर फिर से पेनल्टी निकालोगे तो 3 आने वाली है, और यहाँ पर पेनल्टी 0 आएगी। अब सबसे ज़्यादा पेनल्टी नज़र आ रही है आपको 4। ठीक है, 4 की लाइन में सबसे मिनिमम अमाउंट कौन सी है, तो 8 और 4 में से मिनिमम अमाउंट है 4 आएगी। तो यहाँ पर आप 4 की जगह पर अलोकेशन कितना दे सकते हो, तो देखो यहाँ पर 4 का अलोकेशन जा सकता है, यहाँ पर 7 है, मिनिमम 4 ही जा सकता है। तो यहाँ पर 7 में से 4 का अलोकेशन चला गया, तो बच गया 3। तो यहाँ पर आपने 3 बचा लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट काम जो करना है वो कौन सी लाइन खत्म हो गई, देखो यहाँ पर 4 फिनिश हो गया, मतलब पूरा ए वाली लाइन का काम फिनिश हो गया। ए का मतलब उसको 10 चाहिए था, मिल गया 4 और 6 मिलके 10। फाइनली आपके पास एक लाइन बचती है, तो मैंने बोला था जब भी एक लाइन बचती है तो यहाँ पर दे दो 5, इसको खत्म करो, 4 3 इसको दे दो, 5 और 3 मिलके 8 हो गया, बात खत्म। हाँ ठीक है, ये आपका वॉगेल आ गया, मतलब ये हो गया आपका वॉगेल का काम फिनिश। अब यहां पर आपको करना है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री 1 से कहाँ जा रहा है, तो देखो फैक्ट्री 1 से कहाँ जा रहा है, सी की फैक्ट्री में 5 यूनिट जा रहे हैं, मतलब फैक्ट्री 1 से सी के दुकान पे जा रहे हैं 5 यूनिट। तो 1 पर से
सी के जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया, 5 यूनिट ट्रांसफ़र कर दिए, और वो भी 5 रुपये की कॉस्ट पे, तो मतलब 25 रुपये का टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। यहाँ पर दो फैक्ट्री, मतलब 2 नंबर की फैक्ट्री से कौन सी नंबर पे जा रहा है, तो यहाँ पर 4, मतलब 4 यूनिट जा रहे ए की फैक्ट्री पे, 3 यूनिट जा रहे सी की फैक्ट्री पे, मतलब यहाँ पर ए की फैक्ट्री पे 4 यूनिट जा रहे हैं, और यहाँ पर 2 नंबर से सी के वहाँ पर जा रहे हैं 3 यूनिट्स। तो उसके कॉस्ट अगर ले लो तो 4 के कॉस्ट है दोनों में, तो 4 इंटू 4 कर दो, मतलब 16, और यहाँ पर मतलब हो जाएगा 12। और लास्ट वाली फैक्ट्री मतलब देखो तो 3 नंबर से ए और बी के शॉप पे जा रहा है 6 यूनिट और 2 यूनिट, तो यहाँ पर 3 नंबर की फैक्ट्री से ए पर जा रहा है 6 यूनिट्स, और 3 नंबर की फैक्ट्री से जा रहा है बी नंबर पर कितने यूनिट जा रहे थे, 2 यूनिट जा रहे थे। मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 5 और 2 है, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 कर दो, तो ये आ जाएगा 30, यह आ जाएगा 4। काम फिनिश। टोटल करके देख लो कि इसकी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है। ये अपना 87 का कॉस्ट देके जा रहा है, मतलब टोटल इतना खर्चा होगा, ठीक है। मतलब जो फैक्ट्री से जो गोडाउन तक जो गुड्स भेजने, ए बी सी को जो गुड्स भेजने, वो इस तरीके से अगर भेजेंगे तो हमको सबसे कम खर्चे में काम हो जाएगा हमारा, मतलब सबसे कम कॉस्ट में अपना सारी वस्तु जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर आगे की जो बात है वो, क्या ये फाइनल आंसर है? क्या ये फाइनल आंसर है? तो क्वेश्चन में आपको वही पूछा है, क्या आप जो आंसर निकालोगे वैम मतलब वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड से जो भी क्वेश्चन निकालोगे, जो भी आपका इनिशियल सॉल्यूशन जो भी निकालोगे, इनिशियल सॉल्यूशन जो भी आपका इनिशियल स्टार्टिंग का सॉल्यूशन निकालोगे, क्या वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, उसकी टेस्ट करनी है। मतलब इसको और आगे लेके जाना कि क्या 87 से और कम होने का कोई भी चांसेस है क्वेश्चन के अंदर, इट इज़ पॉसिबल और नॉट, तो वो हमें देखना कि क्या वो पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर उसके लिए करना क्या है, देखो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर अलोकेशन कितने आ रहे, अलोकेशन देखो, अलोकेशन आपके यहाँ पर नंबर ऑफ अलोकेशन देखना है, कितने नंबर ऑफ अलोकेशन जा रहे वो, मतलब टोटल कितने अलोकेशन हुए, 5, ठीक है। यहां पर भी देख सकते हो टोटल 5 एलोकेशन जा रहे हैं, टोटल 5 बार आप एलोकेशन कर रहे हो, तो मतलब यहां पर नंबर ऑफ एलोकेशन 5, ठीक है, 5 एलोकेशन है। और सेटिस्फाई कंडीशन, क्या सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी कंडीशन, m प्लस n माइनस 1 की कंडीशन। अब ये m प्लस n माइनस 1 क्या है, तो m प्लस n माइनस मतलब कि रॉ प्लस कॉलम माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 क्या हो जाएगा, रॉ प्लस कॉलम माइनस 1, ओके। अब रॉ मतलब कि क्या हो जाएगा, तो यहां पर ये जो अमाउंट है, ये जो 3 आपको फैक्ट्री दिख रही है वो अपना m है, मतलब m भी 3 है, और यहाँ पर a b c जो दिख रहा है वो हमारे लिए कॉलम है, तो वो अपना n भी मतलब 3 हो गया, ठीक है। m भी 3 n भी 3, मतलब यहाँ पर ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, -1 कितना आने वाला है, 5। मतलब देखो m का मतलब भी 3 हो गया, n का मतलब भी 3 हो गया, रो मतलब भी 3 और कॉलम मतलब भी 3 थे, तो 3 + 3 -1, तो डेट मीन्स के 5, तो सेटिस्फाई हो रही है, यस कंडीशन इज सेटिस्फाई, यस कंडीशन m + n - 1 इज सेटिस्फाई, ओके। आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो चलो अब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही जाके हम आगे की प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और सेटिस्फाई नहीं होती तो उस टाइप का क्वेश्चन जब करेंगे तभी पता चलेगा कि कब, मतलब ऐसा जब सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या करना है। अभी तो सेटिस्फाई हो रही है वैसा क्वेश्चन करते हैं, फिर जब आगे मतलब थोड़े टाइम के बाद वो करेंगे।
तो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो क्या करना है, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पढ़ना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यू आई और वी जे। मतलब आपको एक यू आई और वी जे की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज़ करनी है, सी आई जे इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अलोकेटेड सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलोकेटेड सेल मतलब अलोकेटेड सेल आपको यहाँ पर ये देखना है कि हमने ऊपर जहाँ जहाँ पर अलोकेशन दिया, कहाँ कहाँ अलोकेशन दिया, तो देखो ये जो अलोकेशन दिया है, ठीक है, ये जो अलोकेशन दिया हमने, एक तो यहाँ पर दिया, एक यहाँ पर दिया, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये जो अलोकेशन जो है ना उसकी कॉस्ट आपको पिकअप करनी है। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है, देखो यहाँ पर 5 है, 4 है, 4 है, 5 है और 2 है। ये कॉस्ट आपको वहां पर लिख लेनी है, 5 4 4 5 और ये 2, ठीक है। ये कॉस्ट आपको यहां पर लिखनी है सिर्फ अलोकेटेड सेल की, 5 4, ये कॉस्ट यहां पर लिखनी है, समझे। कॉस्ट ही यहां पर लिखनी है, बस सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहा हूं, बाहर की अमाउंट की बात कर रहा हूं। ये जो कॉस्ट दिख रही है ना 4 5 2, ठीक है। कुछ लोग गलती से अलोकेशन लिख देते, अलोकेशन मत लिखना, कॉस्ट लिखनी है, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। यहां पर ये काम करना है कि पहले ये देखना है कि पहली लाइन में कितनी अमाउंट है, एक ही अमाउंट है 5, दूसरी लाइन में कितनी अमाउंट है, 2 अमाउंट है, तीसरी लाइन में कितनी अमाउंट है, 2 अमाउंट है, ये वाली लाइन में 2 अमाउंट है, ये वाली लाइन में एक ही अमाउंट है, ये वाली लाइन में 2 अमाउंट है। मतलब यहां पर कहीं पर भी ज्यादा अमाउंट नहीं दिख रही है। मतलब मैक्सिमम सभी लाइन या मतलब सभी रो और सभी कॉलम के अंदर अगर ओवरऑल देखा जाए तो या तो मतलब आपको दो नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, या तो एक नंबर मिल रहा है। तो आपको यहां पर करना क्या होता है, तो यहां पर सब मतलब जहां पर ज्यादा नंबर है, जहां पर ज्यादा नंबर है उसकी सामने आपको 0 रख लेना। अब आप बोलोगे सर ज्यादा नंबर तो मतलब ये वाली लाइन में 2 नंबर दिख रहे हैं 5 4, और ये वाली लाइन में भी 2 नंबर दिख रहे हैं, और यहां पर देखो तो यहां पर भी 2 नंबर है, यहां पर भी 2 नंबर। तो आपकी मर्जी है, आपको किसके सामने 0 लेना वो आप डिसाइड करो, क्योंकि आंसर तो सबसे आने वाला है। आप कहीं पे भी 0 ले लो तो आंसर सबसे आने वाला। मैं अभी फिलहाल के लिए यहां पर 0 ले लेता हूं, ठीक है, इसके सामने 0, क्योंकि ए में 2 अमाउंट है 4 और 5, तो 4 और 5 के सामने 0 ले लिया ना। तो यहां पर करना क्या है, यहां पर आपको पता है मैंने एक फॉर्मूला लिखे, देखो सी आई जे इक्वल टू यू आई प्लस वी जे, यू आई प्लस वी जे। इसका मतलब क्या होता है पहले वो आप समझो। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो यू आई में जो वैल्यू आएगी ना यहां पर, और यहां पर वीजे में वी आई में जो वैल्यू आने वाली, ठीक है, मतलब यू आई में और वीजे में जो वैल्यू आएगी उसका टोटल जो है ना वो बीच में 4 होना चाहिए। मतलब देखो यहां पर यू आई में वैल्यू है आपको पता नहीं, पता है यू आई की वैल्यू, यू आई की वैल्यू पता है नहीं है, यू आई की वैल्यू आपको नहीं पता। और ये यू आई कौन से नंबर का यू आई है, तो दूसरे नंबर का है, मतलब ये यू 2 की वैल्यू अपने को पता नहीं है, मतलब ये 2 यहां की वैल्यू आपको पता नहीं। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू तो पता है वी जे की है, मतलब ये 0 आ रही है, हमने खुद ली थी 0। तो यहां पर आंसर होना चाहिए क्या, मतलब यहां पर आपका सी जे का आंसर होना चाहिए 4, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि आपको ये दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। मतलब यहां पर आप कौन सी वैल्यू लोगे तो आपका दोनों का टोटल 4 आएगा। तो सीधी बात है 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहती, मतलब 4 इक्वल टू 4 ही हो जाएगा। मतलब यहां पर u2 की जो वैल्यू है वो 4 ही हो जाएगी, u2 की वैल्यू तो वो 4 ही हो जाएगी, मतलब यहां पर 4 ही हो जाने वाला, ठीक है। ये मैं डिटेल में थोड़ा बता रहा हूं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 0 यहां पर लिखा तो ये 4 और ये 5 बाहर लिख देने का, ऐसा मेरा तो मतलब ये होता है। लेकिन बुक्स की मेथड से बताऊं तो बुक्स में ऐसे बताया हुआ है, ठीक है।
मैंने तो आपको क्या बोला था, ये आपके इसके सामने आपने 0 लिया ना, तो इसको यहाँ पर ही लिख दो 4 और 5, बस ये आपका काम फिनिश कर देगा। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया कि ऐसा क्यों करते, मतलब फिर वो रट्टा करने मतलब रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी, तो वो मतलब ठीक है वो 4 और 5 बाहर लिख दो, लेकिन जनरली सोच ये होती है कि यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर ये 0 मिलके यहाँ पर 4 होना चाहिए, और यहाँ पर 5 और ये 0 मिलके यहाँ पर 5 होना चाहिए, टोटल बीच में 5 आना चाहिए, वैसा हो जाए। इस पर्पज से वो बाहर लिख देते। अब देखो यहाँ पर 4, ठीक है, मतलब यहाँ पर 4 है, चलो तो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, और यहां पर आपको आंसर लाना है 2, मतलब आंसर लाना है आपको 2। तो सीधी बात है, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, ui की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, vj की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, मुझे ये बताओ क्या लिखनी पड़ेगी। मतलब 2 लाना है तो यहां पर 4 में से क्या मतलब क्या -2 करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। तो बस यही तो काम करना है, यहां पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देनी है। 4 मतलब 1 सेकेंड मैंने गलती कर दी, 5 आएगा, सॉरी यहां पर 5 आएगा, मतलब 2 है यहां पर 5 है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, तो मतलब 5 है तो यहां पर 5 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, 3, मतलब 2 = 5। ठीक है, 2 = 5 प्लस वीजे, तो यहां पर मुझे क्या लाना चाहिए, तो मुझे यहां पर लाना चाहिए था -3। तभी तो जाके आप देखो वापस चेक करो, देखो ये एक टेबल इतना इंपॉर्टेंट है ना कि यहां से अगर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो रॉन्ग। ठीक है, वैसा एक बार मैं फिर से बताता हूं, रुको, क्योंकि मेन है ना बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पर ही प्रॉब्लम आती है, फिर आगे तो मतलब इतना होता नहीं। देखो मैं यहां पर बताता हूं, आपको यहां पर 2 है, ये 2 है, तो ये 2 तो अपना CIJ है, यहां पर 5 है तो मतलब ये 5 है, तो प्लस यहां पर क्या करूं, मतलब वीजे की आंसर यहां पर क्या लिखूं तो मेरा आंसर 2 आ जाए। तो डेट मीन्स के 2 है तो यहां पर 5 है, तो मुझे क्या प्लस करना चाहिए, तो -3 को प्लस करना चाहिए, तब जाके 2 बनेगा। तो डेट मीन्स के यहां पर मैं -3 लिखूंगा। ये इसका लॉजिक है, पहले तो ये करना है। अगर यही सेम चीज यहां पर भी आप कर सकते हो, देखो यहां पर 4 है और यहां पर टोटल मतलब देखो 4 है = 4, मतलब यहां पर वीजे की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो सीधी बात है कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 0 लिख दो, क्योंकि ऑलरेडी 4 तो है आपके पास। मतलब देखो करने की बात क्या है, ये 4 और यहां की वैल्यू मिले के बीच में 4 होना चाहिए, ये अपना टारगेट है, और वो हो रहा है तो बस काम खत्म करो, उस हिसाब से आपको अमाउंट पुट ऑफ करनी है। ठीक है, चलो यहां पर 0 है, अब यहां पर 5 है, तो यहां पर क्या लिखना चाहिए, तो यहां पर 5 ही लिखना पड़ेगा, तभी तो जाके 5 + 0 मिला के 5 होता है बीच में। तो ये आपको पहले कंप्लीटली आना चाहिए और ये बन जाना चाहिए। ठीक है, और ये किसके लिए होता है, ये होता है नॉन अलोकेटेड सेल के लिए। किसके लिए होता है, सॉरी अलोकेटेड सेल के लिए। किसके लिए होता है, अलोकेटेड सेल के लिए, अलोकेटेड सेल के लिए। अब हमें करना है यहां पर नॉन अलोकेटेड सेल, नॉन अलोकेटेड, कौन से, नॉन अलोकेटेड, मतलब जहां पर अभी का अलोकेशन था ना वहां पर कैंसिल कर देना, मतलब ऊपर अमाउंट जहां जहां पर लिख के आए ना वहां कैंसिल कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है ये 5 4 5 0 -3 और ये 0, और अब करना है टोटल, मतलब 5 और 0 का टोटल करोगे तो बीच में 5 आएगा, 5 और 3 का टोटल करोगे तो बीच में 2 आएगा, 4 और 3 का टोटल करोगे तो बीच में क्या आने वाला, 1 आने वाला, और 5 और 0 का टोटल करोगे तो बीच में 5 आएगा। डेट्स इट, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। टोटल करके बीच में लिख दो वापस, और जहां पर ऊपर अमाउंट लिख दी वो स्टार, मतलब उसको स्टार कर दो। ठीक है, क्योंकि वो अलोकेटेड सेल के लिए था, अब हम निकाल रहे हैं नॉन अलोकेटेड सेल, मतलब जहां पर अलोकेशन नहीं हुआ वहां का निकाल। ठीक है, और एक फाइनल अपना आंसर निकालना हो तो यहां पर देखो, अब ध्यान देना क्या लिखा है, DIJ टेबल बनाना जिसका नाम है CIJ
माइनस ZIJ, और ये भी किसके लिए होता है, ये भी नॉन एलोकेटेड सेल के लिए ही होता है, ये भी एक बात याद रखने की है। अब आप बोलोगे सर यहां पर जो अमाउंट है वो कौन सी है, देखो एकदम पहले के टेबल में चले जाओ, क्वेश्चन वाले में एकदम क्वेश्चन पे चले जाओ। यहां पर क्वेश्चन में कितना नजर आ रहा है, 8, ओके, और यहां पर क्वेश्चन में कितना नजर आ रहा है, 5। ऊपर 8 था, यहां पर 5। 5 में से मतलब 8 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3, ठीक है। फिर क्वेश्चन में यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, 7 था, और 7 के बाद यहां पर अपना क्या आंसर आया, 2। तो 7 में से अगर 2 माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, 5। फिर यहां पर क्या वैल्यू है, पहले जाके देखो किस में से क्या माइनस करना है, तो मतलब 1 तो है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है 3। 3 में से वो 1 माइनस कर दो तो मतलब 2 आ गया, ठीक है। 3 में से ये 1 माइनस कर दो तो 2 आ गया, 3 में से 1 माइनस कर दो 2 आ गया, और यहां पर 5, मतलब यहां पर ऊपर अमाउंट है, देखो आपके पास 9। 9 में से 5 माइनस कर दो, मतलब यहां पर 9 में से 5 माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 4। हो गया। मतलब इस तरीके से आपको सब माइनस करना। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया, काम खत्म हो गया। अब यहां पर करना क्या है, हम क्या ढूंढने निकले थे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब क्या हमारा सॉल्यूशन जो ऊपर आया, मतलब 87 की जो कॉस्ट आई, ये 87 की कॉस्ट आई, क्या ये कॉस्ट का और भी कम हो सकता है, कोई चांसेस है, मतलब कोई और कम होने का चांसेस है यहाँ पर, मतलब इसको और कम कर सकते हैं। तो वो कब पता चलेगा, वो यहाँ पर आने से पता चलेगा कि यहाँ पर आपको देखना है कि क्या सभी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब कुछ नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर DIJ टेबल जो है ना, DIJ टेबल, ये वाले टेबल में कुछ भी वैल्यू 0 से कम नहीं आनी चाहिए। अगर 0 से कम आता है तो मतलब लिख सकते हैं कि फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉसिबल है। और भी, और अगर DIJ की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ गई या तो इक्वल टू 0 हो गया तो नो, not optimal solution available, no optimal solution available, not me, no optimal solution available, no optimal further solution available। ठीक है, तो ये 2 रूल्स याद रखना है आपको कि यहां पर कुछ भी 0 जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ठीक है भाई, यहां पर लिख देंगे ऑल वैल्यू ऑफ DIJ ग्रेटर देन 0, ओके, ऑल वैल्यू ऑफ DIJ ग्रेटर देन 0, ओके। तो नो फर्दर solution is possible, initial solution is optimal solution। मतलब आपका जो स्टार्टिंग का सॉल्यूशन आया था ना, कितना, 87, बस ये फाइनल है, इससे कम होने का कोई चांसेस नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। नो फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन। मतलब आपका DIJ ही मतलब सब पॉजिटिव जा रहा है, तो अगर DIJ की सभी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है या तो 0 भी आ जाती है तो भी आपको मतलब
ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब इससे कम तो आंसर पॉसिबल नहीं है, इससे कम आंसर पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, मतलब 0 आ गया तो मतलब एक और आंसर निकल सकता है। अगर मतलब यहाँ पर कहीं पे 0 है ना, मतलब डी आई जे की वैल्यू अगर 0 है ना, तो कहीं पे एक आंसर निकल सकता है, लेकिन वो आंसर मैक्स मतलब आपको ऑप्टिमल नहीं देगा, मतलब वो 87 को रिड्यूस करके नहीं देगा। 0 होगा तो मतलब आंसर कुछ और पॉसिबल है, मतलब अल्टरनेटिव आंसर इज पॉसिबल बट ऑप्टिमल इज नॉट पॉसिबल। 0 हो गया तो मतलब देखो डी आई जे की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गई ना, तो आपके पास और एक बेटर सॉल्यूशन पॉसिबल है। और एक बेटर सॉल्यूशन मतलब और थोड़ा कम होने का चांसेस है, मतलब कॉस्ट कम होने की चांसेस है। डी आई जे की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो गई तो कॉस्ट कम होने की कोई चांसेस नहीं है, बराबर, नो चांसेस, मतलब आपको यहाँ पर कुछ भी चांस नहीं मिलेगा। और अगर डी आई जे की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाती है तो यहाँ पर जो कॉस्ट जो है उसके जैसे दूसरे कॉस्ट वाला अल्टरनेटिव आंसर पॉसिबल है। मतलब सेम आंसर जैसे 87 है तो 87 जैसा दूसरा आंसर पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कॉस्ट कम नहीं होगी। आंसर अदर आंसर इज पॉसिबल बट कॉस्ट कम नहीं होगी। कॉस्ट तभी कम होगी जब वैल्यू 0 होगी, मतलब 0 से कम होगी, सॉरी 0 नहीं, 0 से कम होगी, तभी आंसर मतलब आपके पास अल्टरनेटिव मतलब बेस्ट आंसर पॉसिबल हो पाए। तो देखो ये जो स्टेप है उसको केयरफुली फॉलो करना है। ये एक बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल सा, जहां पर आपका अलोकेशन चेंजेस नहीं हो रहे थे। अब नेक्स्ट टाइम पे जो क्वेश्चन लेंगे ना कल, उसमें हम माइनस वाला भी लेंगे, मतलब माइनस में आएगा और उसको चेंजेस भी करेंगे वो टाइप का। ठीक है, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये यू आई वी जे कैसे निकालते, वो सीख लो पहले। ठीक है, तो कल अब हम आगे का सॉल्यूशन पॉसिबल करते हैं। मतलब इसमें अगर मानो कोई माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो वहां पर क्या करना है वो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो।